नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आरएस का एग्जाम हो चुका, आपके आरपीएससी ने हाथों हाथ की भी जारी कर दी। तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत जल्द आपके रिजल्ट भी आ जाएगा और बहुत जल्द उसके बाद में मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते, हम वेट नहीं कर सकते रिजल्ट का और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद एग्जाम की डेट आएगी, फिर तैयारी करने लगेंगे। तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। सिलेक्शन उनका होता है जो पहले से प्रिपेयर होता है, एंड टाइम पर कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम आज ही से इस विषय को गंभीर होकर अपने चैनल के माध्यम से आरएस मेंस के कुछ टॉपिक जो विशेष रूप से स्कोरिंग टॉपिक है ना, जैसे अभी जो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं व्यवहार वाला टॉपिक, ये आपके तीसरे पेपर में जो आपके इकाई 3 है उसके खंड ब में है, 20 नंबर का टॉपिक है स्कोरिंग टॉपिक। अगर आप यहां को ठीक से पढ़ लेते हो इस टॉपिक को और इसको अगर अच्छे से लिख लेते हो, यहां पर आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। तो ऐसे जो टॉपिक हैं हमारे छोटे छोटे हैं, 20-20 नंबर के हैं और स्कोरिंग है, उनको हम सबसे पहले मजबूत पक्ष के रूप में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। बाद में दूसरे भी टॉपिक पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद में आंसर कैसे लिखना है, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद इस टॉपिक से हम कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में बात करेंगे और आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए जो हमारा पेपर 3 है, पेपर 3 का जो खंड ब है आपके, है ना, इकाई 3 में, उसमें एक टॉपिक है व्यवहार और यहां से आपके कितने नंबर, 30 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें आपके देखो बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही शॉर्टली कुछ टॉपिक दिए। सबसे पहले बुद्धि ना, बुद्धि क्या होती है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बुद्धि का मापन कैसे होता है, और उसके बाद में यहां से जो प्रश्न बनता है, संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, सांस्कृतिक बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, इन विषयों पर हम बात करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, तो उसमें शील गुण क्या होते हैं, गुणों के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या क्या है, व्यक्तित्व का आकलन किस प्रकार से होता है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। तीसरा जो टॉपिक दिया है वो दिया है अधिगम, सीखना और अभिप्रेरणा, इसी में समझ गया। तो अधिगम की शैलियां क्या है, स्मृति के प्रारूप क्या है, विस्मृति के कारण क्या है और अभिप्रेरणा का आकलन कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा जो टॉपिक है वो है प्रतिबल या और प्रबंधन। प्रतिबल का मतलब सीधा सा अर्थ होता है तनाव, है ना। इन्होंने टॉपिक का नाम चेंज कर दिया, पिछली बार तनाव लिखा हुआ था, उससे पिछली बार प्रतिबल ही लिखा हुआ था। प्रतिबल मतलब तनाव, तो तनाव और उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट। आप एक अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है तो तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है, तो उसका उपयोग कैसे लेना है और उसका प्रबंधन। देखो, तनाव का उतना एक उपयोग होता है, अपना एक महत्व भी होता है, तो कैसे तो आप उसका उपयोग ले सकते हैं और कैसे उसको मैनेजमेंट कर ले, कैसे उसका प्रबंधन करना है, ये चीजें। तो प्रतिबल की प्रकृति क्या होती है, प्रकार कितने होते हैं, स्रोत क्या है, लक्षण क्या है, प्रभाव क्या है, प्रतिबल का प्रबंधन कैसे करना और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन कैसे करना है, ये 4 टॉपिक हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं जो इकाई 3 के खंड ब में दिए हुए हैं। स्टार्ट करें दोस्तों। जो पहला टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि किसको कहेंगे, एक बड़ा सवाल है। एक्चुअल बुद्धि क्या होती है, देखो, किस व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहेंगे और किसको हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझना कि एक्चुअल में बुद्धि का निर्धारण करना कितना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको बुद्धिमान कहें। एक व्यक्ति जो गांव से अचानक अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर आता है और वो शहर में जो तकनीकी चीजें प्रयोग होती है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में शहरी लोग उसको गंवार समझ लेते हैं। ये गांव से आया हुआ है, इसको क्या पता चलता है, और उसको बुद्धिहीन समझ लेते हैं कि उसका नॉलेज शून्य है। और जब एक शहर का व्यक्ति वापस कभी गांव चला जाए और गांव में जब गांव की परंपराओं का विषय होता है, संस्कृति का विषय होता है, एक शहरी व्यक्ति गांव की उन परंपराओं के बारे में नहीं जानता है, शादी ब्याह में जाता है और वहां पर वो गांव वालों के सामने मजाक का पात्र बन जाता है और उसको कह देते हैं साहब ये पढ़ा लिखा गंवार है,
पढ़ियापन गणिया नहीं, उनको व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। तो गांव में बुद्धिमान किसको कहेंगे और शहर में बुद्धिमान किसको कहेंगे? भारत में बुद्धिमान किसको कहेंगे? पाश्चात्य देशों में बुद्धिमान किसको कहेंगे? पाश्चात्य देशों में बुद्धिमान उसको माना जाता है जिसको यांत्रिक ज्ञान है, तकनीकी नॉलेज है, गणितीय ज्ञान है, अंकीय ज्ञान है, उसको बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन भारत में क्या यह पर्याप्त है? एक बालक जो गणित में बहुत होशियार है, एक व्यक्ति जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है, क्या आप भारत में उसको बुद्धिमान मानते हो अगर उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अगर उसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है, अगर उसके पास सांस्कृतिक ज्ञान नहीं है? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बुद्धि की परिभाषा अलग हो सकती है, विकसित देशों में बुद्धि की परिभाषा अलग हो सकती है और विकासशील देशों में बुद्धि की परिभाषा अलग हो सकती है। तो एक्चुअल में बुद्धि की डेफिनेशन क्या, इसका निर्धारण करना बड़ा ही मुश्किल है। और हम बुद्धिमान किसको कहेंगे, ये बड़ी समस्या है। भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात करूं तो बुद्धि कोई एक शब्द नहीं है या उसकी कोई एक अकेली परिभाषा नहीं है, बल्कि एक समूह के रूप में हम बुद्धि को लेते हैं। सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आपको क्या करना है, अपनी बहन के लिए जो विवाह योग्य है उसके लिए एक लड़का देखना है। आप उस लड़के में क्या योग्यताएं देखेंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बुद्धि व्यक्तित्व का पार्ट है, पर्सनालिटी है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है बुद्धि के बाद में, उसमें व्यक्तित्व पढ़ना है। तो जब मैंने आपसे एक एग्जांपल के रूप में रखा कि अगर आप अपनी बहन के लिए या अपने किसी रिलेटिव कन्या के लिए एक लड़का देखने जाते हैं, उसमें आप क्या क्या नोटिस करेंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? इसमें आप 4 चीजों का सबसे पहले ध्यान रखते हो। सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे उस व्यक्ति की शारीरिक योग्यता। यह फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे ही आप लड़के को देखने जाते हो, सबसे पहले आप यह देखते हो कि क्या वो बच्चा, वो बालक या वो व्यक्ति जिसको आपने चयन करना है, वो शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं, उसकी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं, वो आपकी बहन के योग्य है या नहीं, उसकी हाइट बराबर है नहीं, कहीं वो हाइट में कम तो नहीं है या बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, बहुत ज्यादा पतला तो नहीं है। इन चीजों को आप सबसे पहले नोटिस करोगे। यही करने वाले हैं ना। फिर आपने देख लिया कि हां, शारीरिक रूप से तो व्यक्ति एकदम ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या देखोगे? उसके बाद में उसका आप सामाजिक विकास नोटिस करोगे। उसकी सामाजिक योग्यता, वो व्यक्ति आपके समाज के अनुकूल है या नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, भारत में प्राचीन काल से ही विवाह में क्या रखा गया? जातीय बंधन रखा गया। क्या कारण था कि हमारे पूर्वजों का कहना था कि विवाह क्या होना चाहिए? अपनी जाति के भीतर ही होना चाहिए, अपने समाज के भीतर ही होना चाहिए। क्यों दूसरे समाज में विवाह का निषेध था? एक्चुअली कारण क्या है? यहां पर बुद्धि का प्रश्न है। और कौन सी बुद्धि? सांस्कृतिक बुद्धि का प्रश्न है कि जो कन्या ब्याहकर हमारे घर में आएगी वो हमारे कल्चर से जानकार है या नहीं, कहीं हमारे कल्चर से अनभिज्ञ तो नहीं है। तो जो लड़की जिस परिवार में शादी करके जा रही है, पता चला कि उसे वहां की उस परिवार की संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बार बार विवाद होगा। तो हम प्रयास यह करते थे कि अपनी ऐसी जगह विवाह करना है ताकि वो लोग हमारी संस्कृति से परिचित हो और हम उनकी संस्कृति से परिचित हो, ताकि हम एक दूसरे का क्या कर सकें? सम्मान कर सकें, उनको रेस्पेक्ट दे सकें, विवाद का कारण न बन जाए। ये सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता है ना। सामाजिक बुद्धिमत्ता से ही आपकी निकलती है सांस्कृतिक बुद्धि। आपको सामाजिक ज्ञान है या नहीं है, अपने समाज और दूसरों के समाज के बारे में कितना ज्ञान है, और आप अपने समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, आप समाज में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, यह सेकंड प्रायोरिटी पे आप इसको रखोगे। इसके बाद में तीसरा क्या ध्यान रखोगे? तीसरा आप ध्यान रखोगे तो संवेगात्मक बुद्धि।
संवेगात्मक योग्यता। आप इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपने देखा कि जिस व्यक्ति से आपने देखा कि उसकी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है, आपने देखा कि वो सामाजिक रूप से भी ठीक है, प्रतिष्ठा ठीक है, लेकिन वो संवेगों को समझता है या नहीं समझता है, यह चीज भी तो नोटिस की जाएगी। संवेग हमारे जो है गुस्सा आना, प्रेम आना, करुणा आना, यह हमारे संवेग है, यह हमारे भाव है। और जो बालक इन भावों को नहीं समझ पाता है वो कभी भी समाज में सही रूप से अपने आप को संचालित नहीं कर पाएगा। अब एक पति पत्नी के रूप में यह बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं, है ना, पति पता चला घर आया और उसको पत्नी का मूड ही समझ में नहीं आ रहा है कि आज पत्नी जी गुस्से में है, आज पत्नी जी बहुत खुश हैं। तो अगर ये उसके मूड को, उसके भावों को नहीं समझ पा रहा है तो तालमेल बिगड़ जाएगा, यह विवाह अधिक दिन टिकेगा नहीं। तो पति पत्नी एक दूसरे के भावों को बिना कोई शब्द कही अगर एक दूसरे के भावों को पढ़ ले, एक दूसरे के संवेगों को समझ ले, तो काफी समस्याएं समाप्त हो जाती है ना। ये संवेगात्मक बुद्धि जो होती है ना, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके व्यवहारिक जीवन में भी। जब आप अपने भावों को, अपने संवेगों को समझ लेते हो और दूसरे के संवेगों को भी समझ लेते हो और फिर उसमें अनुकूलन बिठाते हो, तालमेल बिठाते हो, उसको कहते हैं हम जनरली संवेगात्मक बुद्धि। यहां एक बात ध्यान रखना, कई बार संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ यह समझ लेते हैं कि अपने संवेगों को दबाना, नहीं, इसका अर्थ यह कभी भी नहीं है आपको गुस्सा आ रहा है गुस्सा पी जाओ, अच्छी है ना। अरे ऐसा नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है उसको प्रकट करने की आवश्यकता है, करना चाहिए, लेकिन आपको तालमेल संतुलन के साथ प्रकट करना चाहिए, है ना। जैसे एक पिता घर में बैठा है और उसका आंखों के सामने उसका बच्चा कोई गलती कर रहा है, अब उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब आप संवेगात्मक बुद्धि का समझ लो कि उस गुस्से को पी जाओ, तो फिर आप उस बच्चे को डांटो ही मत, कुछ कहो ही मत, उसको गलती करने दो, यह अर्थ नहीं है। आपको बच्चे को डांटना है, लेकिन आपको बच्चे को कितना डांटना है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को डांटने के परिणाम कहां तक हमारे लिए अनुकूल हो सकते हैं और कितना डांटने पर परिणाम विपरीत हो सकते हैं। बच्चा कहीं पर अलग गलत डिसीजन ले लिया, घर से भाग गया या फांसी पे लटक गया, इतना भी रिएक्ट नहीं कर जाना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने बच्चे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, तब भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो ये जो संतुलन बिठाना होता है, अपने गुस्से को कितना प्रकट करना, यह भी संवेगात्मक बुद्धि है। और दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे के कैसे भाव है, दूसरे के कैसे संवेग है, उसको समझकर रिएक्ट करना। आज पत्नी जी का मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अपने चुपचाप बैठा रहना है, कुछ उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, उसको खुश करने का प्रयत्न करना है, ये संवेगात्मक बुद्धि। तो यह चीज भी आप फोकस करोगे। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण आप जो नोटिस करोगे, इन सबसे भी ऊपर, है ना, आपने शुरुआत में यह चीज देख ली, आपने यह भी चीज देख ली, आपने यह भी चीज देख ली, लेकिन इन सबसे ऊपर जो होता है वो होता है बौद्धिक विकास। बालक का संपूर्ण बौद्धिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आप जब अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए और पता चला कि लड़के को आपने देखा शारीरिक रूप से बढ़िया, जबरदस्त, हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी शानदार है, और बात करते ही पता चला कि तो कोई मिल गया का ऋतिक रोशन है, बॉर्नवीटा पीता है, उसका मानसिक विकास पूरा हुआ ही नहीं है, अभी भी वो बच्चे की तरह ही हरकतें कर रहा है, बच्चे की तरह ही बातें कर रहा है, सारी की सारी। आपने देखा अरे हैंडसम बच्चा, अरे हैंडसम लड़का, बोलते ही पता चला ये केवल शारीरिक रूप से बड़ा हुआ है, मानसिक रूप से बड़ा हुआ ही नहीं है। क्या वो सही है? वो सही नहीं है। ये मिनिमम 4 चीजें नोटिस करनी होती है। अगर आपने इन 4 चीजों को ठीक से समझ लिया, इसको हम कहेंगे व्यक्तित्व। जिसमें इन 4 चीजों का संपूर्ण विकास हो जाता है उसको कहा जाता है व्यक्तित्व, उसको कहा जाता है पर्सनैलिटी। कहिए, व्यक्तित्व के रूप से यह व्यक्ति पूर्णतया संपूर्ण है, परिपूर्ण है, यह होता है व्यक्तित्व। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो बुद्धिक विकास है यह किसका पार्ट है? व्यक्तित्व का विकास है।
ये व्यक्तित्व का एक भाग है बुद्धि। अब बुद्धि किसको कहेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति के लिए बुद्धि अलग अलग हो सकती है ना। एक बालक को आप बुद्धिमान कब मानोगे? सही अर्थों में देखा जाए तो बुद्धिमान वो है जो समस्या का सामना करे और समस्या का समाधान निकाल ले ना। कई बार क्या होता है, हम किसी घर में जाते हैं, मेहमान के तौर पर किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, अचानक से वो अपने 2.5 3 साल 4 साल के बच्चे को बुलाते हैं और बोलते हैं, बोल बेटा जॉनी जॉनी यस पापा। बच्चा बोल देता है, देखा मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो मेहमान होता है ना, वो अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, अरे अभी इस बालक की जो उम्र है इसमें रट्टे मारने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उसकी स्मरण शक्ति सर्वाधिक होती है। तो केवल आप ही का बच्चा जॉनी जॉनी यस पापा नहीं बोल रहा है, सभी का बच्चा बोलता है भाई, और इस उम्र में विशेष रूप से बोलता है। तो इसको आप अगर योग्यता समझ रहे हो, इसको आप इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तब आप मूर्ख हो। रट्टा मारना योग्यता नहीं है। ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं मैंने देखे जो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको घुमा के प्रश्न पूछा जाए बात खत्म। तो फिर बुद्धिमत्ता किसको कहेंगे, है ना। शहरी क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता का मापदंड अलग है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता का मापदंड अलग है। अलग अलग कालखंड में भी बुद्धिमत्ता का मापदंड अलग अलग है। समय के साथ होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि आज का जो वातावरण है, आज का जो समय है, उसके अनुकूल भी उसको नॉलेज है या नहीं है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब यह है कि बुद्धि किसको कहेंगे या वास्तव में बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, इसको 100% शुद्ध रूप से अगर हम निर्धारित करना चाहे, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे तो हमें एक ऐसी परिभाषा देनी है जो तार्किक रूप से ठीक लगे, उचित लगे। वो क्या परिभाषा हो सकती है? तो उसके लिए पहले तो हमें बुद्धि के लेकर अब तक विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है वो समझेंगे, और उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बुद्धिमत्ता कहते किसको है, बुद्धि कहते किसको है। निष्कर्ष के तौर पर जो परिभाषा हमारे सामने निकल के आएगी वो सबसे बेस्ट परिभाषा रहेगी, वही लिखनी होती है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो जो शब्द है बुद्धि, वो देखो कौन सा शब्द का है, इंटेलिजेंट का हिंदी रूपांतरण लगता है ना। शब्द क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है और हम इसका हिंदी रूपांतरण जनरली क्या मानते हैं, इसको बुद्धि कहते हैं। ठीक। अब ये जो इंटेलिजेंट शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द है वो? तो देखो, एक शब्द है इंटर, एक शब्द है इंटर, और दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है वो है लेजर। ये दोनों ही शब्द ध्यान रहे लैटिन भाषा के शब्द हैं। इंटर का मतलब होता है बहुत में से, बहुत में से। लेजर का मतलब होता है चुनना। बहुत में से किसी एक को चुनने की योग्यता, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंटेलिजेंट कहते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे विकल्प है, उसमें से सर्वोत्तम को चुनने की योग्यता। एक्चुअल में इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो बहुत सारे विकल्पों में से सर्वोत्तम चुनने की जो योग्यता है उसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंसी कहते हैं, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। क्या यह पर्याप्त है? यह तो पर्याप्त नहीं है। तो फिर हम बुद्धि किसको कहेंगे? तो बुद्धि को लेकर अब तक क्या क्या धारणाएं चली है, अब तक क्या क्या परिभाषाएं चली है, थोड़ा सा हम उसको समझेंगे। तो एक सामान्य अर्थ में हम बुद्धिमान किसको कहेंगे? सामान्य अर्थ में हम बुद्धि शब्द का प्रयोग सीखने, समझने, स्मरण तथा तार्किक चिंतन जैसे गुणों के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बुद्धि क्या हो गई? एक इकाई के रूप में ले लिया। बुद्धि क्या है? एक इकाई है। किसकी इकाई है? इसमें बहुत सारी बातें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए?
कि एक तो उसमें सीखने का तरीका क्या है, कितना जल्दी सीख रहा है बालक, दूसरा वो कितना बेहतर ढंग से समझ पा रहा है और कितना जल्दी समझ पा रहा है ना। हम किसी को बार बार समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे किसी बालक को एक ही बार में समझ में आ गया है, तो हम ये कहते हैं कि वो उस बालक जिसको हमने 3-4 बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, दूसरा एक ही बार में समझ गया, उसकी तुलना में क्या है, बुद्धिमान है। तीसरा क्या है, उसकी स्मरण करने की शक्ति, याददाश्त। वो कोई व्यक्ति बार बार पढ़ रहा है और फिर भी उसको याद नहीं हो रहा है, और कोई व्यक्ति है जो 1-2 बार एक चीज को पढ़ लेता है फिर भी उसको याद हो जाता है। उसके बाद में तार्किक चिंतन, वो कितना बेहतर ढंग से उसको तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, उस इकाई को हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। और यह एक जन्मजात और प्राकृतिक गुण होता है जो लिंग पर आधारित नहीं होता ना। एक लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है। यह परिभाषा देखने के बाद क्या यह परिभाषा पर्याप्त लगती है ना। एक सामान्य अर्थ है बुद्धि का, सीखना, समझना, स्मरण और तार्किक चिंतन। देखो मैं आपको एक बात और कह दूं, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तब आपको कीवर्ड याद रखने होते हैं। आपको पूरी परिभाषा वैसे के वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कर लेना है, उसमें इस प्रकार के शब्द सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको कहीं ना कहीं पूरी परिभाषा में इन शब्दों को फंसाना है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रख लो। आप वैसे के वैसे किसी भी चीज को कभी भी रट्टा नहीं मार पाओगे, और ना ही यह गुण उत्तम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि केवल रट्टा मारना मतलब बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे के ऐसे रट्टा मार के छाप लिया और इसका मतलब वो बुद्धिमान है, तो वो गलतफहमी है, वो रट्टू है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान इसकी परिभाषा अलग है, क्या है वो तो हम बाद में हम निष्कर्ष के तौर पर बताएंगे आपको कि एक्चुअल में बुद्धिमान किसको कहेंगे। ठीक, तो एक्चुअल में बुद्धिमान अलग। अब यहां पर देखो क्या निकल के आया हमारे सामने कि एक तो उसमें सीखने की योग्यता हो, समझने की योग्यता हो, स्मरण रखने की योग्यता हो, और उसके बाद में उसके ऊपर तर्क करने की योग्यता हो। उसको जनरली सामान्य शब्दों में हम क्या मान लेते हैं, बुद्धिमान मान लेते हैं। अब विद्वान क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। एक विद्वान है बंकिंगम, वो क्या कहते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, कोई बालक कितना जल्दी सीख रहा है उस हिसाब से उसकी बुद्धि का निर्धारण हो रहा है। क्या यह पर्याप्त है? अरे सीख बहुत जल्द रहा है, लेकिन क्या वो समायोजन भी कर पा रहा है, अपने समाज में लोगों के साथ बराबर कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है, समन्वय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यह भी तो देखा जाएगा। तो यह परिभाषा पूर्ण नहीं लगती है, अधूरी लगती है ना। उसके बाद स्टर्न महोदय क्या कहते हैं, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता। मतलब इन्होंने जो बात छोड़ी है वो स्टर्न लिख दी है। हम बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहेंगे जो जैसी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में वो क्या कर ले, समायोजन कर ले, या यूं कहें अनुकूलन कर ले। कैसे परिवेश में है, कैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले, उसको बुद्धिमान कहेंगे। लेकिन इसके बिना यह पूर्ण नहीं है, और भी कुछ बातें रह जाती ना। समायोजन करने की योग्यता की बात समझ में आ रहा है, लेकिन पता चला कि उसमें तार्किक योग्यता नहीं है। समायोजन तो बड़े अच्छे से कर लेता है। तो यह एक आवश्यक तत्व है बुद्धि का कि नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना, जो ना समय के साथ चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पता चला कि आज के जमाने में 21वीं सदी में कोई व्यक्ति यह कहता है, जिसकी उम्र भी ठीक ठाक है, 30 साल का युवा है, और वो ये कहता है कि साहब मुझे तो यूपीआई चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है। गड़बड़ है। आपने नई परिस्थिति के साथ खुद को नहीं डाला है, और वो ये कह रहा है साहब मैंने कोशिश करके भी देख ली, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप में खुद को डालने की क्षमता भी नहीं है, यहां पर समस्या हो जाती है। ये एक रीजन हो सकता है। इसके बाद में क्या है, स्पेयरमैन की परिभाषा क्या है, यह मस्तिष्क द्वारा संश्लेषण तथा विश्लेषण करने की योग्यता है। वैज्ञानिक थ्योरी होगी थोड़ी सी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, सीधा सा अर्थ है चीजों को समझना, उनका विश्लेषण करना,
उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? स्पेयरमैन कह रहे हैं। उसके बाद टर्मन महोदय क्या कह रहे हैं? टर्मन महोदय कह रहे हैं बुद्धि एक अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। सोचने विचारने की योग्यता को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। लेकिन यह भी परिभाषा संपूर्ण नहीं लगती है। उसके बाद वेस्लर महोदय क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति वातावरण से समायोजित करके अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यह क्या कर दिया है? स्टर्न महोदय की जो परिभाषा है उसको क्या कर दिया? थोड़ा और अधिक विस्तृत कर दिया गया है। वेस्लर महोदय की परिभाषा ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। हम बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति दूसरों के साथ और बदले परिवेश में, बदले वातावरण में अपने आप को क्या कर ले? ढाल ले, और ढालकर अपनी समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे। ये कौन कर रहे हैं? वेस्लर महोदय कह रहे हैं। इसके बाद हेबर फ्राइड क्या कह रहे हैं? हेबर फ्राइड कह रहे हैं शीघ्र अधिगम की योग्यता ही क्या है? बुद्धिमत्ता है। कितना जल्दी आप सीखते हो, अधिगम का मतलब सीखना। कोई कितना जल्दी सीख लेता है उसको क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। ये भी अधूरी परिभाषा है। केवल सीखना मात्र पर्याप्त नहीं होता है। आपने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। रट तो लिया, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी समस्या है। तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान को अगर आप बुद्धिमत्ता समझते हो तो भारत में यह थ्योरी फेल हो जाती है। क्या भारत में जिसके पास केवल किताबी ज्ञान है उसको बुद्धिमान माना जाता है? नहीं। जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान है, जो समाज में समायोजन बड़ा अच्छे से कर लेता है, लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाता है, हम उसको बुद्धिमान मानते हैं। तो यह परिभाषाएं पर्याप्त नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या कहा है? या 3 शब्द ध्यान रखना: प्रत्यक्ष करना, सीखना, समझना और जानना। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बुद्धि। ये किसकी परिभाषा? ये परिभाषा हो गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। एक तो चीजों को देखना, देखने के बाद उनसे सीखना, समझना और उन्हें जानना, मतलब वस्तुओं को देखकर उनके बारे में जानना। इसको क्या कहा जाएगा? इसको बुद्धिमत्ता कहा जाएगा। क्या यह भी पर्याप्त है? यह भी अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक परिभाषा आपको अल्फ्रेड बिने की परिभाषा को विशेष रूप से याद रखना है। बिने महोदय क्या कहते हैं? ये 3 कीवर्ड है इनका। क्या क्या है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अच्छा बोध करना, बोध करना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसको क्या कहा जाएगा? बुद्धि कहा जाएगा। यह बिने की परिभाषा है। यहां पर क्या कह रहे हैं वो? 3 बातें। मैंने कहा ना, कीवर्ड पकड़ के रखना। आपसे डायरेक्टली 15 शब्दों में पूछा जा सकता है, और बिने की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि में। बुद्धि किसको कहेंगे बिने के अनुसार? तो क्या है? अच्छा बोध करना, अच्छा तर्क करना और अच्छा निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है, यही बुद्धि है। 3 बातें हैं। अच्छा बोध करना, चीजों को अच्छे से समझना, उन चीजों पर अच्छे से तर्क करना, और उसके बाद में अच्छे से निर्णय लेना, जिसमें यह योग्यता होती है, उसे हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। यह बुद्धि की परिभाषा किसकी है? अल्फ्रेड बिने की। अब तक हमने जो भी परिभाषाएं पढ़ी, सारी परिभाषाएं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें अधूरापन लग रहा है। तो हम कंक्लूजन के तौर पर एक बार के लिए आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि बुद्धि किसको कहेंगे, तो एक आप जनरल क्या परिभाषा दोगे? बुद्धि का आशय व्यक्ति की अपने परिवेश यानी पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। यह परिभाषा अब कंप्लीट हुई।
ना। एक चीज बड़ी मिस कर रही थी, अब तक जितने भी विद्वानों ने परिभाषाएं दी उसमें मिस क्या कर रहा था, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग। ये सबसे आवश्यक है ना। देखो, सबसे पहले एक शब्द होता है नियोजन, है ना। जैसे हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं ना, आर्थिक नियोजन करता है, जैसे अपना भारत में अगर बात करें हम नीति आयोग या उससे पहले योजना आयोग, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है ना, इन उपलब्ध संसाधनों का संपूर्ण और प्रभावी उपयोग लेना, यही तो काम है नीति आयोग, और इसी को तो नियोजन कहते हैं। आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी आय कितनी है, उस आय का संपूर्ण प्रयोग करते हुए, उपयोग लेते हुए अपने परिवार को अच्छे से चलाने की योग्यता आपकी क्या है, बुद्धिमानी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप घाटे में जा रहे हो, राजकोषीय घाटा हो जाएगा ना। आप कहीं पर तैयारी कर रहे हो, जयपुर, जोधपुर, कहीं पर भी बैठकर क्या कर रहे हैं, आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अपने घर से क्या ला रहे हैं, मंथली एक फिक्स पैसा ला रहे हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 10,000 रुपए मंथली मिलता है, और आप किसी बड़े शहर में रहते हो, पता चला कि इसमें से आपके 6 से 7,000 रुपए तो केवल कहीं पर रहने में और खाने में खर्चा गया, बचे 3,000। इसी में आपको पुस्तकें भी लानी है, इसी में आपको पेन भी लानी है, कॉपी भी लानी है, और अपना छोटा मोटा खर्च भी चलाना है। जो व्यक्ति इसका बराबर संतुलन बिठा लेता है वो तो है बुद्धिमान, और जो इसमें नहीं चला पा रहा है, वो और कहीं से जुगाड़ बिठा रहा है, घर से और पैसे मंगवा रहा है, मतलब गड़बड़ है। और पता चला कि घर वालों की भी इससे अधिक देने की क्षमता नहीं है, और फिर भी वो इसमें अपना खर्च नहीं चला पा रहा है। इसका मतलब वो बुद्धिमान तो नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो आपके उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए। अभी देखो, प्रीलिम्स में एक सवाल बड़ा ही जबरदस्त था, रीजनिंग का प्रश्न था, और देखो रीजनिंग के जो प्रश्न है ना, वास्तव में आपकी बुद्धिमत्ता की ही जांच होती है। एग्जामिनर ने आपको रीजनिंग का जो प्रीलिम्स में भी जो रीजनिंग दी गई है, वो आपकी बुद्धि चेक करने के लिए दी गई है। एक प्रश्न यह था कि भारत में डीजल इंजनों को, रेलवे में डीजल इंजन को बंद कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद में कारण लिखे हुए थे, 2 कारण। एक, जी हां डीजल इंजन से बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। फिर दूसरा कथन लिखा हुआ था, जी नहीं, अभी भारत में इतने ज्यादा विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अभी हाथों हाथ इनको बंद नहीं करना चाहिए। अब देखो आरपीएससी ने आंसर क्या माना, केवल एक माना था, दूसरे को, कारण को आपने सही नहीं माना, जबकि वो कथन देखा जाए तो ठीक है, विद्युत का उत्पादन इतना तो नहीं है कि हाथों हाथ हम सारे के सारे डीजल इंजन बंद कर दें। तो फिर आप में बुद्धिमानी कहां है? आपको समस्या का समाधान निकालना है, समस्या को देखकर भागना नहीं है। यह तो आपने वास्तव में क्या दे दिया, एक्सक्यूज दे दिया है, आप उससे बच के निकलने का प्रयत्न कर रहे हो। एक्सक्यूज नहीं देना है। अगर आप कहीं पर कमजोर हैं और उस कमजोरी को बार बार, है ना, कई बार किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या करता है, बहाने मारता है, मैं एंड टाइम पे बीमार हो गया था, फलाना हो गया था, घर में शादी हो गई थी, पढ़ नहीं पाया। ये सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अपनी कमियां छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो, और यह बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान उसको कहते हैं कि आपके घर में शादी थी और फिर भी आपने टाइम को इस प्रकार से मैनेज किया कि आपने पर्याप्त पढ़ाई भी कर ली और शादी में भी गए। आपने घर वालों को यह भी नहीं कहा कि मेरे तो एग्जाम है, मैं नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, और आपने यह भी नहीं कहा कि मेरे तो घर में शादी है, मैं पढ़ नहीं सकता। समझदार वो है, बुद्धिमान वो है जिसने अपनी पढ़ाई भी कर ली और शादी में भी प्रेजेंस दे दी, दोनों के बीच में तालमेल बिठा लिया, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अगर आपके परिवार में ही शादी है, आपके सगी बहन की शादी है, अब आप नहीं जाओगे क्या? जाना तो पड़ेगा, और पता चला कि जिम्मेदारी भी आप पर अकेले पर है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, मेरे एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा,
नहीं हो सकता ना ऐसा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि मैं शादी में जो मेरी जिम्मेदारी है उसको भी निभाऊं और उसके बाद में क्या करूं, अपनी पढ़ाई भी कर लूं। अब यह संतुलन बिठाने की योग्यता को ही बुद्धिमानी कहा जाता है। जो यह संतुलन बिठा लेता है वो बुद्धिमान है। तो आपके जो उपलब्ध संसाधन है, आपके जो महीने की आय है, उसका प्रयोग करते हुए, अधिकतम उसका उपयोग लेते हुए आप उसका व्यापक क्या कर लेते हैं, प्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका मतलब आप क्या है, बुद्धिमान है। और अगर आप उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप कर्जा ले रहे हैं, लोगों से पैसे उधार ले रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ी घाटे में जा रही है। एक व्यक्ति है जो शहर में रहता है, 10,000 रुपए उसकी महीने की इनकम है। अब पता चला कि 10,000 तो मकान का किराया ही है, खाएगा क्या। अब उसको मैनेज करना पड़ेगा कि मैं मकान ऐसा लूं, ऐसी जगह लूं या एक छोटा कमरा लूं कि मेरे को 5,000 में ही मिल जाए और बाकी 5,000 से मैं क्या कर लूं, खा लूं, अपने परिवार को चला लूं। जो ये सामंजस्य नहीं बिठा पाता है वो बुद्धिमान नहीं है, फिर वो बुद्धू है ना। तो एक्चुअल में बुद्धिमत्ता किसको कहेंगे? सबसे पहले तो क्या हो जाए, वो परिवेश, पर्यावरण को समझे। केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार खुद को ढाल ले, उसके अंदर क्या कर ले, अनुकूलन बिठा ले, तालमेल बिठा ले। आप जैसे परिवेश में रहते हो ना, जैसा देश वैसा भेष, सीधा सा हिसाब है। जैसा देश वैसा भेष, सीधा अर्थ है ना। आप जहां रह रहे हो, जिन परिस्थितियों में रह रहे हो, उस परिस्थितियों को, उस परिवेश को, उस वहां के पर्यावरण को समझना और फिर उसके अनुकूल स्वयं को ढालना, यह बुद्धिमानी है। आपको अपनी क्षमताओं को भी समझना होगा, है ना। कई बार मैं ऐसी चीजें देखता हूं, खासतौर से मेरे कई ऐसे है लोग जो बॉम्बे, पूना, कलकत्ता कहीं न कहीं पर रोजगार की तलाश में जाते हैं और पता चलता है कि 10 दिन में भागकर वापस आ जाते हैं और उनका कहना यह होता है कि हमें वहां का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, है ना। आपने क्या गलती की, क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, यह आपके लिए प्राकृतिक समस्या है, लेकिन आपको यह चीज देखना पड़ेगा कि वहां के क्लाइमेट में आपका शरीर क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अगर आप उसका अल्टरनेट निकाल सकते हो तो फिर भागने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सूट नहीं हो रहा है? क्या आपको वहां का पानी सूट नहीं हो रहा है? क्या आप इसका अल्टरनेट निकाल सकते हो, पानी कहीं और से मंगवा सकते हो, है ना। आजकल तो कैंपर आते हैं बहुत सस्ते, और पता चलता है कि मान लीजिए अगर आप जहां पर नौकरी करने गए, जहां पर व्यापार करने के लिए गए और वहां पर आपने क्या देखा कि आपकी महीने की, आप अगर अपने शहर में, अपने गांव में नौकरी करते हो तो 5 से 5,000 रुपए आपको तनख्वाह मिल रही है, और जहां अब आप गए हो, जहां का आपको क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, पानी सूट नहीं हो रहा है, और वहां पर आपको 25,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। और पता यह चला कि अगर वहां पर आप पानी का कैंपर मंगवा लो तो महीने का 6,000 का खर्चा है। कैंपर मंगवाना ठीक है, वहां से भागकर घर आने के बजाय कैंपर मंगवाना ठीक है। यह बुद्धिमत्ता है। आप पहले अपनी शारीरिक क्षमताओं को पहचानो। जहां रह रहे हो वहां का क्लाइमेट आपको सूट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। यह केवल इतनी सी बात नहीं है, वहां के कल्चर को समझना, वहां की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना, और आप उनसे अलग न लगो, यह भी जरूरी है। वहां के लोग आपको एक्सेप्ट करें, आप उनको एक्सेप्ट करो और उनके बीच में घुल मिल जाओ, अब आपका आउटपुट अच्छा होगा। इसी को कहते हैं बुद्धिमत्ता। तो एक तो वहां के परिवेश, वहां के पर्यावरण को समझना और उसके साथ क्या करना, अपना कोऑर्डिनेशन बिठाना, तालमेल बिठाना, यह बुद्धिमत्ता हो गई। दूसरा क्या करना, सविवेक चिंतन करने की योग्यता, चीजों को समझने की योग्यता। पता चला कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो,
है ना। देखो इंटेलिजेंट किसको कहते हैं, एक तो होते हैं परिपाटी, आपको एक रास्ता दे दिया गया और आप इस रास्ते पर चल पड़े हो, आपके पीछे और एक व्यक्ति आया वो भी चल पड़ा, और एक व्यक्ति आया वो भी चल पड़ा, सामान्य, ठीक है, रास्ता बना दिया, चल रहे हो। एक्चुअल में इंटेलिजेंट बुद्धिमान कौन है, जिसने ये रास्ता बनाया। और इसमें भी एक व्यक्ति आएगा कि यार ये रास्ता बहुत कॉमन हो गया है, मजा नहीं आ रहा है, मैं एक नया रास्ता बनाऊंगा। चिंतन, सोचने विचारने की क्षमता और उसके नए अनुप्रयोग करने की क्षमता, यह बुद्धिमानी होती है ना। उसके बाद में क्या है, किसी चुनौती के सामने, आपके सामने क्या समस्या आई, पहले तो उस समस्या से भागो नहीं, आपके अंदर यह योग्यता हो कि आप उस समस्या को ठीक से समझो, और उसके बाद में आपके पास में जो संसाधन है उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उस समस्या का समाधान निकाल लो, अब आप बुद्धिमान हो। तो कभी भी आपसे सिंपल थ्योरी में प्रश्न पूछ लिया जाए, बुद्धि किसे कहते हैं, आपको 15 शब्दों में प्रश्न पूछ ले या फिर 50 शब्दों में प्रश्न पूछ ले, आप एक ऐसी परिभाषा लिखिए जो अब तक विद्वानों ने जितनी भी परिभाषाएं दी उनका क्या आ जाए, कंक्लूजन आ जाए, निष्कर्ष आ जाए, तो मेरे ख्याल से यह परिभाषा बेस्ट हो जाती है। आप कीवर्ड पकड़ लो, क्या क्या पकड़नी है, एक तो आपको परिवेश पर्यावरण शब्द को समझ लो, दूसरा कौन सा, सविवेक चिंतन शब्द को पकड़ लो, और क्या समझ लो, चुनौती शब्द को पकड़ लो, और उसके बाद में क्या समझ लो, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग। ये आप 4 कीवर्ड पकड़ लो। आपको परिभाषा इसी रूप में याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आप परिभाषा अपने हिसाब से लिखो, लेकिन इन 4 शब्दों को कहीं ना कहीं घुसा दो, आपका काम बन जाएगा। उत्तर लिखने का तरीका यह होना चाहिए, आप क्या करोगे, चीजों को वैसे के वैसे नहीं रटोगे, आप कुछ कीवर्ड पकड़ोगे, कुछ शब्दों को पकड़ोगे, और उन शब्दों का आपको बेहतर ढंग से यूज करना है अपने एग्जाम में। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं कि आपने उन शब्दों का बेहतर ढंग से प्रयोग, रट रहे हो मतलब आप बुद्धिमान नहीं हो, कितना रटोगे, चीजों को समझ लो, कुछ कीवर्ड पकड़ लो, और फिर अपने हिसाब से आप आंसर लिखते हो, उसमें उन कीवर्ड को कहीं ना कहीं फिट कर दो बेहतर ढंग से, अब आप बुद्धिमान हो, अब आपकी परिभाषा बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये क्या हो गई, बुद्धि की एक सामान्य निष्कर्ष के तौर पर परिभाषा हो गई। अब तक अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी उस आधार पर बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं निकलकर सामने आई। तो सबसे पहले तो हमने देखा बुद्धि क्या है, अनेक योग्यताओं का मिला जुला रूप है। हमने पहले ही बात की, बुद्धि क्या है, एक इकाई है जिसमें बहुत सारी योग्यताएं हो सकती है, और अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग योग्यता हो सकती है। कोई बालक पता चला पढ़ने में बहुत होशियार है, याद करने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी है, और दूसरा बालक जो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, तो क्या जो खिलाड़ी है उसको आप मंदबुद्धि कहोगे क्या, बुद्धू कहोगे क्या? पढ़ने में तो कमजोर है, गणित में उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति है जिसके गणित में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता चला हिंदी में उसके जबरदस्त मार्क्स आ रहे हैं, और निबंध तो बहुत ही शानदार लिखता है, तो क्या आप उसको बुद्धिमान नहीं कहोगे? मतलब बुद्धि क्या है, अलग अलग योग्यताओं का एक मिला जुला रूप है। दूसरा क्या है, बुद्धि में व्यक्ति की सूझबूझ भी शामिल है। अरे व्यक्ति की अपनी अगर सूझबूझ नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, तब तो वो बुद्धिमान है ही नहीं। उसकी अपनी सूझबूझ, अपने तरीके से कैसे वो समस्या का समाधान निकालता है, वही तो बुद्धि है। फिर तीसरा क्या है, इसमें समायोजन की योग्यता होती है, तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, समन्वय करना, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे वो वस्तुओं के साथ हो, है ना। कई बार क्या हो जाता है, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एक महिला है जो क्या कर रही है, खाना बना रही है, रोटी बना रही है, या कोई पुरुष है वो खाना बना रही है, रोटी बना रही है, और क्या कर गई, रोटी जल गई, रोटी जल गई, और उसने ये कहा कि तवा नया है, तवा पतला है, इसलिए मेरी रोटी जल गई। आपने समायोजन कहां बिठाया? फिर
आपको यही नहीं पता है कि अगर तवा पतला है तो आपको आंच कितनी रखनी है। आप बुद्धिमान कहां हो फिर? बुद्धिमान वो है जिसको अगर यह पता चल गया है कि तवा पतला है, जो मैं डेली जो तवा यूज करता हूं उसकी तुलना में पतला है, तो अब आपको आग की आंच को भी धीमा कर लेना चाहिए और फिर आपको रोटी परफेक्ट बनानी है। इसका मतलब आप बुद्धिमान हो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप समायोजन करना नहीं जानते हो। मैंने कहा ना, समायोजन केवल व्यक्ति के साथ नहीं है, समायोजन वस्तुओं के साथ भी है। कोई व्यक्ति डेली जो बाइक चलाता है वो दूसरी बाइक पर बैठेगा, हो सकता है एक बार आपको अटपटा लगे, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो 1-2 किलोमीटर चलाते उसके साथ समायोजन बिठा लेगा, वो उसको भी परफेक्ट चला लेगा। अन्यथा हाथ खड़े कर देगा, ये मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि मैं जो डेली गाड़ी चलाता हूं उससे ये अलग है। फिर बुद्धिमान तो नहीं हो आप, आपने समायोजन कहां बिठाया? तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उसके साथ समायोजन बिठाने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धिमानी कहलाती है। उसके बाद में क्या है? बुद्धि में अधिगम की योग्यता है। जनरली आजकल हम इसी को बुद्धि समझ लेते हैं। यह एक पार्ट है कि उसमें सीखने की क्षमता कितनी है। कोई व्यक्ति कितने कम समय में कितना अधिक सीखता है, उसका मतलब बुद्धिमान है। लेकिन यह एक पार्ट है। आजकल क्या कर लेते हैं, केवल इसी को बुद्धि समझ लेते हैं। अच्छा सीख रहा है, फटाफट लर्न कर रहा है, बुद्धिमान है। नहीं नहीं, उसमें समायोजन की योग्यता है कि नहीं है, उसकी अपनी सूझबूझ है या नहीं है ना, उसके अंदर और भी दूसरी कौन कौन सी योग्यताएं हैं और उनका समुचित उपयोग करने की क्षमता उसमें है या नहीं है। पांचवा बिंदु क्या है? बुद्धि की सहायता से व्यक्ति अमूर्त तथा विवेकपूर्ण चिंतन करने में समर्थ होता है। यह बुद्धि की बहुत सामान्य विशेषता है, क्योंकि अगर यह नहीं है तो फिर बुद्धि ही नहीं है। वस्तुओं को, चीजों को, समस्याओं को लेकर उसको चिंतन करने की क्षमता विवेकपूर्ण तरीके से, है ना, बिना सोचे समझे निर्णय न ले, सोच समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता, उसको हम क्या कहेंगे? विवेकपूर्ण चिंतन। अमूर्त बुद्धि अपने आप में अमूर्त है, इसको कोई अपन पकड़ थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं। ठीक है। छठा क्या है? बुद्धि की प्रत्यक्ष परक योग्यता की वजह से व्यक्ति जीवन के अनुभवों का लाभ उठाने में सक्षम हो पाता है। यह बुद्धि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है आपके अपने अनुभव। जब भी आपके सामने समस्या आएगी, जैसे मैं आपको कहूं अपने लोक प्रशासन में आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि जो मुख्य सचिव होता है वो किसको बनाया जाए। अब मुख्य सचिव किसको बनाया जाए, तो सीधा सीधा और सबसे पहले यह देखा जाता है उसका प्रशासनिक अनुभव कितना है। कभी आपने देखा जो नया लड़का अभी हाल ही में आईएएस निकाला सीधा मुख्य सचिव बना, भले ही वो कितना इंटेलिजेंट, पता चला उसके बहुत जबरदस्त टॉप पर, ऑल इंडिया टॉप किया, मुख्य सचिव बना देंगे क्या? उसके पास किताबी ज्ञान है, अनुभव नहीं है। तो व्यक्ति अपने अनुभवों का कैसे लाभ लेता है और किस प्रकार से उनका अप्लाई करता है और कैसे समस्याओं का समाधान निकलता है, यह बुद्धिमानी है। ठीक। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं, इसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि की विशेषताएं कहेंगे। तो आपसे सीधा प्रश्न हो सकता है 50 शब्दों में पूछ ले, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपने परिभाषा को ठीक से समझ लिया, विशेषताएं अपने आप लिख लोगे, विशेषताएं ठीक से समझ लिया, परिभाषा अपने आप लिख लो, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चीजों को बेहतर ढंग से समझो, कीवर्ड पकड़ो और उसके अनुसार आंसर लिखो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाना है। इसके बाद में बुद्धि के प्रकार देखो। वैसे तो बुद्धि के अपने अपने हिसाब से कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन एक विद्वान है थार्नडाइक, जिन्होंने बुद्धि के 3 मुख्यतः प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसको कहेंगे? खास तौर से इसको आप यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हो। मूर्त बुद्धि को क्या कह सकते हो? यांत्रिक बुद्धि। तकनीकी मशीनों के बारे में जो ज्ञान होता है उसको हम यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि कहते हैं। देखो सीधी परिभाषा क्या बताई इन्होंने, इसकी सहायता से व्यक्ति ठोस यानी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करता है ना। आप पहले तो भौतिक वस्तुओं का नॉलेज ले लोगे चीजों का,
और फिर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से उनका क्या करोगे, उपयोग लोगे, है ना। कहां पर समस्या है, कोई एक बीच में मूवी की एक क्लिप आई थी मेरे सामने, छोटी सी कोई पुरानी मूवी है, शायद उसमें राज बब्बर जो है उनका सीन था, गजब का सीन था, चीजों को समझने वाली बात थी। बात क्या थी उसमें कि एक कोई भारी हैवी मशीन जो खराब हो जाती है और फिर इंजीनियर को बुलाया जाता है, वो इंजीनियर आता है, वो कुछ नहीं करता है, हथौड़ा लेता है, एक जगह पर मारता है टक और कहता है मशीन स्टार्ट करो, मशीन चल जाती है। अब उससे पूछा गया कि कितने हो गए आपके, बोले 1000 रुपया हो गया। तो मालिक ने कहा कि एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया, बोले नहीं, हथौड़ा मारने का 1000 रुपया नहीं है, हथौड़ा कहां मारना है और कितनी मात्रा में मारना है, कितना जोर से मारना है, इसका नॉलेज मुझे है, वरना हथौड़ा आप ही मार लेते। यांत्रिक बुद्धि, उसको पता होता है कि हथौड़ा कहां मारना है और कितना जोर से मारना है। यांत्रिक बुद्धि हुई ना। अब इसमें अलग अलग है, सुनार के लिए अलग हो सकती है, लोहार के लिए अलग हो सकती है। लोहार को कह दे कि तू भी हथौड़ा मारता है, सुनार कहता है मैं भी हथौड़ा मारता हूं। अब लोहार को सुनार का काम दे दे, सुनार को लोहार का काम दे दे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न तरीके से उपयोग करना। आपने जो चीजें पढ़ी है हर जगह उसको उसी रूप में अप्लाई करोगे, समस्या हो जाएगी। परिस्थिति के अनुसार अप्लाई करना, आपको उस मशीनरी के बारे में नॉलेज पूरा होना और फिर उसका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उपयोग करना, यह यांत्रिक बुद्धि है ना। उसके बाद में क्या लिखा है, इसे गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यहां पर लिख दिया ना इन्होंने, खुद नहीं, जिसका संबंध यंत्रों एवं मशीनों से होता है, जैसे इंजीनियर है, व्यापारी है, कारीगर है, तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, इनके पास जो बुद्धि होती है उसको मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, इसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। दूसरी अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि, इसमें वो लोग आते हैं जो मुख्यतः आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से, ये कल्पना करते हैं और कल्पना करके फिर उसको मूर्त रूप दे देते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के अंदर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहां से आएगा, वो एक्चुअल में क्या करता है, पहले से ही सोच लेता है कि मुझे चांद पर क्या क्या मिल सकता है, चांद कैसा कैसा होगा, वो उसका एक चित्र, अपने इमेज बना लेता है और फिर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे एक नाविक होता है ना, जैसे हम बात करें आपका जो वास्को डी गामा था, पुर्तगाली था, वो भारत की खोज में निकला। क्यों निकला और कैसे उसने भारत को खोज लिया? भारत की खोज, उसने समुद्री मार्ग खोजा। कैसे? उसने क्या किया, पहले एक इमेज बना ली है, उसने कल्पना कर ली है कि मैं अगर भारत जाऊंगा तो मुझे गजब बेनिफिट होगा। यहां से उसको क्या मिली है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिला है। मोटिवेशन स्वयं के अंदर से आता है, हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा को भी। स्वयं के अंदर से सबसे पहले मोटिवेशन आना चाहिए। अब वो क्या करता है, अपना एक इमेज बना लेता है। ठीक, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपने अपने दिमाग में क्या कर लिया है, एक एसडीएम की इमेज बनाई है और मैं एसडीएम बनकर क्या क्या कर लूंगा, इसका भी आपके दिमाग में एक इमेज है। अब आप मेहनत करोगे, अब आप रास्ता निकालोगे। तो आपने पहले जो अपने दिमाग में एक इमेज बनाई है, यह कैसी है, अमूर्त है। अब आप अपने एक सपना बुना है, अब उसको सपने को साकार करने के लिए लग जाते हो। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, साहित्यकार जो होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, लेखक होते हैं, एक्चुअल में उनके पास कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि। वो पहले अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, फिर उसको शब्दों में पिरोते हैं। वैज्ञानिक दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, फिर उसकी खोज में लग जाते हैं, है ना। तो अमूर्त बुद्धि किसको कहेंगे? इसके अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान अर्थात शाब्दिक, आंकिक और प्रतीकात्मक संबंधों का ज्ञान शामिल है। अमूर्त बुद्धि वाले बालकों को पढ़ने में अधिक रुचि होती है, इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। ठीक, अब ऐसे व्यक्ति में साहित्यकार, लेखक, चित्रकार, वैज्ञानिक इत्यादि शामिल होते हैं। वो अपने किताबी ज्ञान के आधार पर और अधिक अपना विकास करते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं और फिर अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं और उसके आधार पर फिर अपने निष्कर्ष रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं। ठीक, तीसरी जो बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि, थॉर्नवेट के अनुसार, है ना। हम आगे और बहुत सारी, देखो बुद्धि का केवल इतने ही प्रकार नहीं है,
बहुत सी चीजें पढ़नी है। तीसरी जो बुद्धि बताई है, ये आपके आरएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न, सामाजिक बुद्धि क्या होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होती है? व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार व सामाजिक कार्य कुशलता इसी बुद्धि द्वारा निर्धारित होती है। ऐसी बुद्धि वाले लोगों में पूर्वाग्रह, सहायता का व्यवहार, आक्रोश जैसे गुण मौजूद होते हैं। समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। ये लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये जनता पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं, जैसे नेता। एक्चुअल में अपन आगे जो पढ़ेंगे ना, संवेगात्मक बुद्धि, ये संवेगात्मक बुद्धि के धनी होते हैं। मैंने कहा था आपको, सामाजिक बुद्धि से ही आपके सांस्कृतिक बुद्धि निकलती है, संवेगात्मक बुद्धि निकलती है ना। इनको पता होता है, ये नस पकड़ लेते हैं संवेगों को, ये डिमांड समझते हैं, है ना। इसी में आप कह सकते हो संज्ञानात्मक बुद्धि। ये जानते हैं कि आज के टाइम में लोगों की आवश्यकता क्या है, वो उसके अनुसार ही बात करते हैं। जैसे आप नेताओं को देखो, कभी मोदी जी को देखो, कभी वो जिस एरिया में जाएंगे, वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एरिया के महापुरुषों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। जैसे राजस्थान आ रहे हैं, तो राजस्थान आए तो महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र करना ही करना है। अगर वो जोधपुर आए हैं, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का कहीं ना कहीं भाषण में अपना नाम लेना ही लेना है। वो यहां से लोगों को, आप उनको जानते हैं कि यहां के लोगों को प्रिय क्या है, इसका संज्ञान ले लिया उन्होंने, उसको डाल दिया। दूसरा, वो जानते हैं कि आज के लोगों की डिमांड, यहां के लोगों की डिमांड क्या है, उसके अनुसार बात कर रहे हैं, है ना। फिर इसी तरह से वो समाज में, आज का समाज क्या चाहता है, उसमें वो क्या कर देते हैं, अपने आप को इस तरीके से स्थापित करते हैं कि वो ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये जो आदमी है, ये हमारी बातों को बड़े अच्छे से समझता है, हमारी समस्याओं को बड़े अच्छे से समझता है। वो सामाजिक बुद्धि है, ठीक। तो जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो इसी श्रेणी के क्या होते हैं, बुद्धि होती है, ठीक। इसके बाद हमें यह समझना है कि बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बुद्धि का विकास कैसे होता है एक्चुअल में ना। पर्यावरण का क्या महत्व रहता है, संस्कृति का क्या महत्व रहता है, समाज का क्या महत्व रहता है, परिवार का क्या महत्व रहता है, और उसके आनुवांशिक गुण किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, ये चीजें समझनी। फिर हमें जो विशेष रूप से समझना है, संवेगात्मक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि और सांस्कृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। और ये जो बुद्धि अपन पढ़ेंगे, इनका लोक प्रशासन में क्या महत्व है। जैसे आपको सांस्कृतिक बुद्धि की बात है, एक आप अधिकारी बनने के बाद में इसका उपयोग क्या है, आप लोगों को संस्कृति के बारे में जानते हो, जहां आपकी पोस्टिंग है वहां की लोकल कल्चर के बारे में जानते हो, तो आप बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, बेहतर प्रशासन दे पाएंगे। इसी तरह से संवेगात्मक बुद्धि, आप लोगों की पीड़ा को समझते हो, अपने संवेगों को समझते हो और उनको सही तरीके से नियंत्रित करते हो, है ना। आपने क्या होगा, कोई कोई होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, संवेग हावी होते हैं उसके, किसी दूसरे को रोता हुआ देखकर खुद रोने लग जाता है, अगले को पता चल जाएगा कि इसके संवेग बहुत ज्यादा प्रबल है, आप इमोशनल फूल बनाए जाओगे। तो अपने संवेगों के बारे में जानना और उनको नियंत्रित करना, प्रकट ना होने देना भी संवेगात्मक बुद्धि है। अगले को पता चल गया, वो आपके इसको कमजोरी को समझ लेगा और उसका फायदा उठाएगा, हां इसको इमोशनल बातें करके फंसाया जा सकता है। तो अपने संवेगों को नियंत्रित रखते हुए दूसरे के संवेगों को समझना, संवेगात्मक बुद्धि ना। और इनका प्रशासन में महत्व, इन चीजों को ठीक से। फिर एक आध्यात्मिक बुद्धि और है आपके लिए, जो नया कंसेप्ट है अभी वर्तमान में, इसको भी ठीक से समझना, इनका महत्व क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, एक प्रशासक के तौर पर इनका क्या महत्व है। इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप अधिक से अधिक शेयर करें। जितने अधिक विद्यार्थी जुड़ पाएंगे, मैं उतना ही बेहतर दे पाऊंगा, और नहीं जुड़ेंगे तो फिर मैं क्यों दूंगा, क्यों आऊंगा। जब देखो, मैं आज भी रिकॉर्डेड क्लास डाली है ना, ये क्लास लाइव नहीं थी, मेरी इच्छा थी मैं लाइव जाऊं, लेकिन बच्चे हो सामने तब एनर्जी निकलती है, अन्यथा मजा नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये चीजें कंटिन्यू रखें, तो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें, तो बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा हरि करे सो खरी ना। मैं मेरा प्रयास तो आपके लिए करता ही हूं, और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी ये क्लासें, कहीं पर कोई चार्ज नहीं है ना, एकदम। और जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, ठीक।
तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है 20-20 नंबर के, विशेष रूप से मैं उनको क्लियर करवाने का प्रयत्न करूंगा। तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवश्य जोड़ें। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आगम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।